अगर अमेरिका अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब सीधा कॉन्फ्लिक्ट होगा। फिर ये सिर्फ वार्निंग्स या डिप्लोमेटिक बयानात तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मिलिट्री जवाबी कार्रवाई का दरवाजा खुल जाएगा। ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने पहले ही ये क्लियर कर रखा है कि अपनी सॉवरेनिटी और रीजनल प्रेजेंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इस सूरत हाल में अगर अमेरिका ने पहला कदम उठाया तो पूरा मिडिल ईस्ट एक नया तनाव देख सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे सेंसिटिव इलाके डायरेक्टली मुतासिर हो सकते हैं, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई का गुजरता है। इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स, ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। अमेरिका इस बात को भी समझता है कि इंटरनेशनल वाटर्स में सीधा अटैक करना कानूनी और सियासी तौर पर बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए ज्यादा इम्कान ये होता है कि दोनों तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स, सर्वेलेंस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलती रहे, लेकिन खुली जंग से अभी तक बचने की कोशिश की जाती है। लेकिन हिस्ट्री ये भी बताती है कि जब गलत अंदाजा या मिसकैलकुलेशन हो जाए तो एक छोटा वाकया भी बड़ी जंग का सबब बन सकता है। इसीलिए दुनिया इस वक्त बहुत गौर से इस सिचुएशन को देख रही है कि अगला कदम डिप्लोमेसी होगा या कॉन्फ्रंटेशन। और ये मजे की बात यह है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा, सब कुछ रियल टाइम में तेहरान तक ट्रांसमिट किया जा रहा है। यानी ईरान सिर्फ पावर शो नहीं कर रहा, बल्कि इंटेलिजेंस गेम खेल रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के गिर्द जो ड्रोन्स घूम रहे हैं, उनका मकसद अटैक नहीं, बल्कि सर्वेलेंस, मैपिंग और एनालिसिस है। अमेरिका का गुस्सा इसी बात पर है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां वो कुछ कर भी नहीं सकता। अगर ड्रोन्स को गिराता है तो इंटरनेशनल लॉ का मसला खड़ा होता है, और अगर खामोश रहता है तो ईरान को स्ट्रेटेजिक बर्तरी मिल जाती है। ईरान प्रैक्टिकली अमेरिका को ये मैसेज दे रहा है कि तुम्हारी हर मूव, हर जेट, हर एंगल हमारी नजर में है। इससे पहले ऐसे मनाजिर कम देखे गए थे कि एक सुपर पावर का एयरक्राफ्ट कैरियर खुला समंदर में हो और दूसरी तरफ से उसकी फुल स्केल मॉनिटरिंग हो रही हो। यह सिर्फ मिलिट्री इशू नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल प्रेशर टैक्टिक भी है। अमेरिका को लग रहा है कि उसकी रेड लाइंस क्रॉस की जा रही हैं, जबकि ईरान इसे अपना डिफेंसिव और लॉफुल राइट कहकर जस्टिफाई कर रहा है। अब असल सवाल यह है कि अमेरिका इस बेइज्जती को हजम करता है या रिएक्शन देता है, क्योंकि अगर रिएक्शन आया तो फिर बात वार्निंग्स से निकलकर एक्शन और रिटेलिएशन तक जा सकती है। और अगर अमेरिका ने सब्र से काम लिया तो ईरान इसको अपनी स्ट्रेटेजिक जीत समझेगा। ये जो इंटेलिजेंस ईरान को रियल टाइम मिल रही है और जिसका जिक्र चाइना के हवाले से हो रहा है, इसने अमेरिका को स्ट्रेटेजिक तौर पर हिला कर रख दिया है, क्योंकि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका सिर्फ फील्ड में नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉर में भी प्रेशर महसूस कर रहा है, और इसी वजह से उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता नजर आ रहा है। मजे की बात यह है कि ईरान के ड्रोन्स कंटिन्यूअसली मौजूद हैं, और अमेरिका के लिए ये एक बहुत नाजुक सिचुएशन है। अगर एक भी ईरानियन ड्रोन गिरा तो तेहरान इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दे सकता है। यानी एक छोटा सा ट्रिगर पूरी सिचुएशन को बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना सकता है। इसलिए अमेरिका चाहकर भी वो कदम नहीं उठा पा रहा जो वो पहले बिना सोचे समझे उठा लेता था। और यहीं से गेम बदल चुकी है। कभी एक वक्त होता था कि अमेरिका का नाम सुनकर दुनिया खामोश हो जाती थी, खासकर मुस्लिम ममालिक में अक्सर खौफ का माहौल होता था। लेकिन आज के मंजरनामा में एक मुल्क है जो खुलेआम कह रहा है, हम नहीं डरते, और वो मुल्क ईरान है। ईरान ने ये सब सिर्फ हाथों में हथियार लेकर नहीं किया, बल्कि सब्र, प्लानिंग और इंटेलिजेंस के जरिए किया है। वो अमेरिका को ये बता रहा है कि अब सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर या फाइटर जेट्स ही ताकत की निशानी नहीं रहे, बल्कि डेटा, सर्वेलेंस और इंफॉर्मेशन असली पावर बन चुकी है। अब सवाल ये नहीं कि अमेरिका कितना ताकतवर है, अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपनी इस नई रियलिटी को एक्सेप्ट करता है या नहीं। क्योंकि जो दौर था जब अमेरिका से सब डरते थे, वो शायद गुजर चुका है। आज का दौर मल्टी पावर वर्ल्ड का दौर है, जहां एक गलत कदम सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को आग में ढकेल सकता है। करें कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। ईरान ने यहां तक कह दिया है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका कहता है कि अगर न्यूक्लियर इशू पर ट्रांसपेरेंसी हो तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ईरान की शरायत हैं वो वाकई हैरानकुन है। ईरान की बुनियादी शर्त यह है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी तो इजराइल के एटॉमिक प्रोग्राम को भी टेबल पर लाया जाए। यानी ईरान ये कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। अगर एक मुल्क से सवाल होता है तो दूसरे से भी होना चाहिए,
और यहीं से नेगोशिएशन बहुत मुश्किल और सेंसिटिव हो जाती है। अब सोचिए, इस सूरत हाल में अमेरिकन्स और ईरानियंस को नेगोशिएट करना कितना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका के लिए इजराइल एक रेड लाइन है और ईरान के लिए अपनी सॉवरेनिटी और डिग्निटी, दोनों अपनी जगह पर सख्त खड़े हैं। इसीलिए ये टॉक सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि पॉलिटिकल चेस बन चुकी है। और ये बात जहन में रखना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब ईरान के सुप्रीम लीडर खुलेआम ये कह चुके हैं कि अगर ईरान पर किसी किस्म का दबाव, हमला या धोखा हुआ तो उसका जवाब सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं होगा। यानी वार्निंग क्लियर है, लेकिन टाइमिंग और रिस्पॉन्स का तरीका ईरान अपने हाथ में रखना चाहता है। अब ये आखिरी मौका है, या तो अंकारा में बैठकर डील हो जाएगी या फिर हिस्ट्री ये लिखेगी कि जब बातचीत का रास्ता खुला था तब दुनिया ने उसे सीरियसली नहीं लिया। यही वजह है कि इस पूरी सिचुएशन को मीडिया ने एक लफ्ज में समेट दिया है, द लास्ट चांस। जरा सी भी जंग हुई, जरा सी भी लड़ाई हुई, अगर किसी किस्म का भी अटैक हुआ तो ये सिर्फ एक पॉइंट तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि फिर पूरे रीजन में आग फैला दी जाएगी। ये जंग फिर सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं रहेगी बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। और असल में ईरान ने यह पैगाम खुले अल्फाज में मुस्लिम कंट्रीज, खास तौर पर गल्फ कंट्रीज को दिया है। उनसे कहा गया है कि अगर तुम समझ रहे हो कि इस सूरत हाल में न्यूट्रल रहकर बच जाओगे तो किसी गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि अगर जंग शुरू हुई तो इसका असर हर तरफ पड़ेगा, चाहे कोई सीधा शामिल हो या ना हो। अब सबसे बड़ा मसला यह है कि बातचीत जारी है, लेकिन साथ ही साथ खतरा भी बरकरार है। अमेरिका के हवाले से ये बात सब जानते हैं कि वो नेगोशिएशंस के दौरान भी एक्शन ले सकता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका पर अंधा भरोसा नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री इसकी मिसाल से भरी हुई है। और दूसरी तरफ इजराइल का रद्द अमल और भी ज्यादा सख्त है। इजराइल ने यह कह दिया है कि अगर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हो भी गई तो इजराइल अपनी सिक्योरिटी के हवाले से किसी डील का पाबंद नहीं होगा। यानी इजराइल ये सिग्नल दे रहा है कि वो अपना फैसला आखिरी लम्हे तक खुद करेगा, चाहे डिप्लोमेसी कुछ भी कहे। तो आज की सिचुएशन ये है कि एक तरफ टेबल पर बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ बैटलफील्ड की तैयारी। हर तरफ टेंशन है, हर तरफ अनसर्टेनिटी है और दुनिया इस इंतजार में है कि क्या ये आखिरी चांस जंग को रोक लेगा या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट पॉज था जो तूफान से पहले आता है। यही वजह है कि आज का सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन ताकतवर है, बल्कि ये है कि कौन गलती करता है, क्योंकि इस दफा गलती की कीमत सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया अदा करेगी। फिर यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये खड़ा होता है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होती है तो फिर मिसाइल प्रोग्राम का क्या होगा, क्योंकि हकीकत ये है कि इजराइल के नजदीक ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी ज्यादा खतरनाक है। न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ऐसी चीज है जो अगर चली तो एक ही दफा चलेगी, उसके बाद पूरी दुनिया का सिनेरियो बदल सकता है। लेकिन मिसाइल्स, ड्रोन्स और प्रिसिजन वेपन्स तो बार बार यूज हो सकते हैं। ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, एडवांस्ड ड्रोन्स हैं और रीजनल प्रॉक्सीज का पूरा नेटवर्क है। इसीलिए इजराइल का कहना यह है कि असल थ्रेट ये कन्वेंशनल और एसिमेट्रिक वेपन्स हैं, ना कि सिर्फ न्यूक्लियर फायर। इसी वजह से इजराइल पर अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा है कि तुम सिर्फ न्यूक्लियर पर बात मत करो। इजराइल सीधा कह रहा है कि ईरान के साथ बातचीत करना ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर नेगोशिएशंस हुई तो लाजमी बात है कि सैंक्शंस उठेंगी। जब सैंक्शंस उठेंगी तो ईरान की करेंसी स्ट्रांग होगी, उसका ऑयल मार्केट में वापस आना होगा और वो खुलेआम तेल बेचेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान के पास फिर पैसे, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस और ज्यादा हो जाएगा। और जब ईरान स्ट्रांग होगा तो वो अपना मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन टेक्नोलॉजी और तेज रफ्तारी से इंप्रूव करेगा। ये चीज इजराइल के लिए सीधी सिक्योरिटी थ्रेट बन जाती है। इसीलिए इजराइल का सिंपल सा स्टांस है, नो डील इज बेटर देन अ बैड डील। इजराइल ये मानता है कि अगर ईरान से डील हुई तो शॉर्ट टर्म में शायद सुकून मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ईरान और ज्यादा ताकतवर होकर सामने आएगा। और यहीं से अमेरिका के लिए भी डिसीजन मुश्किल हो जाता है। एक तरफ अमेरिका जंग नहीं चाहता, दूसरी तरफ इजराइल का प्रेशर और तीसरी तरफ ईरान जो अब डरना सीख ही नहीं रहा है। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि पावर, इकोनॉमी और सर्वाइवल का गेम बन चुका है। इसीलिए आज का मसला ये नहीं कि डील होगी या नहीं, असल मसला ये है कि अगर डील होती है तो किसके हक में होगी और किसके खिलाफ। और यही सवाल इस पूरे रीजन को आग के धाने पर खड़ा कर रहा है। ईरान ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बंदूक की नोक पर कोई मामला नहीं होगा। ये बात फाइनल है, किसी भी किस्म की गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है।
और ऊपर से आयतुल्लाह ने तो और भी क्लियर कर दिया है कि जरा सी भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जो ईरान के लिए। ईरान और इसराइल एक खास की कहानी। मशरिक़ी वुस्ता की सरजमीन पर सूरज हर सुबह एक ही तरह निकलता था, मगर उसकी रोशनी हर दिल में एक जैसी नहीं उतरती थी। कहीं ये उम्मीद बनकर चमकती, कहीं खौफ की धुंध में गुम हो जाती। इसी जमीन पर दो रियासतें थीं, ईरान और इसराइल, जिनके बीच फासले सिर्फ नक्शे पर थे, मगर दिलों में समंदर जितने गहरे। कहानी का आगाज किसी मिसाइल, किसी धमकी या किसी तकरीर से नहीं हुआ। ये कहानी शुरू हुई एक बच्चे के सवाल से। तल अबीब के एक स्कूल में 10 साला नुआम ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, हमारे दुश्मन क्यों होते हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटा, दुश्मन पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। इसी वक्त तेहरान के एक मोहल्ले में 12 साला अली ने अपने दादा से सवाल किया, दादा, इसराइल हमसे नफरत क्यों करता है? दादा ने आह भरी, बेटा, नफरत अक्सर डर का दूसरा नाम होती है। ये दोनों बच्चे एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर उनकी जिंदगियां एक ही खौफ के साए में पल रही थीं। तारीख का बोझ। ईरान एक कदीम तहजीब था, शाहों, शायरों और फलसफियों की सरजमीन। इसराइल एक नई रियासत था, यादों, जख्मों और बका की जंग से जन्मा हुआ। दोनों के पास अपनी अपनी कहानियां थीं और दोनों अपनी कहानी को मुकम्मल सच समझते थे। ईरान के रहनुमाओं के लिए इसराइल एक नजरियाती खतरा था, एक ऐसा वजूद जो इनके तसव्वुर मज़ाहिमत से टकराता था। इसराइल के लिए ईरान एक स्ट्रेटेजिक खतरा था, एक साया जो दूर रहकर भी हमला आवर लगता था। मसला ये नहीं था कि कौन दुरुस्त था, मसला ये था कि कौन सुनने को तैयार था। खामोश जंग। ये जंग अक्सर खामोश रहती थी, कभी साइबर हमले, कभी खुफिया ऑपरेशन, कभी नामालूम धमाके, कभी तकरीरों में आग। अखबारात शोर मचाते, टीवी चैनल्स चीखते, मगर आम लोग वो बस जीना चाहते थे। तेहरान में एक डॉक्टर सारा रोज जख्मी बच्चों का इलाज करती थी। वो कहती, मैंने कभी इजरायली फौजी नहीं देखा, मगर जंग का दर्द हर रोज देखती हूँ। तल अबीब में एक मौसीकार डेविड बम शेल्टर में बैठकर वायलिन बजाता था। वो कहता, जब सरहदों पर शोर हो तो मौसीकी इंसान को याद दिलाती है कि हम अभी जिंदा हैं। ताकत का खेल। दुनिया की बड़ी ताकतें शतरंज खेल रही थी। महरों के नाम थे न्यूक्लियर प्रोग्राम, सिक्योरिटी, डेटरेंस, रेड लाइन। लेकिन इस खेल में अगर कोई चीज गायब थी तो वो इंसान था। हर नई पाबंदी, हर नया हमला, हर नया बयान नफरत को मजबूत और उम्मीद को कमजोर करता जा रहा था। एक खत। एक दिन किसी नामालूम जरिए से नुआम और अली के स्कूलों के दरमियान बच्चों के खतूत का एक प्रोग्राम शुरू हुआ। अमन के लिए कलम। नुआम ने लिखा, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मुझे बार्सिलोना पसंद है, मैं डरना नहीं चाहता। अली ने जवाब दिया, मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ, मुझे मेसी पसंद है, मैं भी डरना नहीं चाहता। ये खतूत न हुकूमतों ने पढ़े न जर्नैलों ने, मगर अगर वो पढ़ लेते तो शायद तारीख का एक सफ़ा मुख्तलिफ होता। अंजाम। ये कहानी किसी जंग पर खत्म नहीं होती, न किसी अमन मुआहदे पर। ये कहानी एक सवाल पर खत्म होती है। अगर दुश्मनी विरासत में ना मिले, अगर खौफ सिखाया ना जाए, अगर ताकत के बजाय इंसान को मरकज बनाया जाए, तो क्या ईरान और इसराइल सिर्फ दो मुल्क रह सकते हैं, दुश्मन नहीं? सूरज अगले दिन फिर निकला, तल अबीब और तेहरान दोनों में रोशनी एक जैसी थी। फर्क सिर्फ ये था कि कुछ आंखें उसे जंग के लिए देख रही। एक छोटी सी गलती, एक ड्रोन का गिर जाना, एक वार्निंग का गलत मतलब पूरे रीजन को फायर जोन बना सकता है। यही वजह है कि ये सिर्फ क्राइसिस नहीं, ये कैलकुलेटेड साइलेंस के बीच खड़ी हुई जंग है। अब जो अरब ममालिक हैं, उन्होंने अमेरिका को ये क्लियर तौर पर कह दिया है कि हमारी असेसमेंट के मुताबिक ईरान रिटेलिएट करेगा, और अगर करेगा तो सीधा अमेरिका पर नहीं, बल्कि पहले हम पर, यानी गल्फ कंट्रीज पर, क्योंकि ईरान के लिए ये ज्यादा आसान और ज्यादा इफेक्टिव टारगेट्स हैं। इसीलिए गल्फ स्टेट्स इस वक्त बहुत नर्वस हैं। मसला यह है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अभी तक सीरियस डैमेज नहीं उठा सका। इजराइल ने अमेरिका को यह भी बताया है कि उन्होंने कोशिश की थी, खास तौर पर ईरान के नेवल यूज मिसाइल्स और ड्रोन प्रोग्राम्स को टारगेट करने की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उन सिस्टम्स को कोई डिसाइसिव नुकसान नहीं हुआ है। जो लिमिटेड डैमेज हुआ भी था, ईरान ने वो ऑलरेडी रिकवर कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आज ईरान जवाब देता है तो उसके पास कैपेबिलिटी मौजूद है, मिसाइल्स भी, ड्रोन्स भी और कोऑर्डिनेशन भी, और ये बात अमेरिका के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। अब इस पूरी सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला यह है कि अमेरिका को जो रिपोर्ट दी गई है वो बहुत अनकंफर्टेबल है। जब इजराइल का आर्मी चीफ अमेरिका गया तो वहां जनरल्स के साथ बैठकर ये बात सामने रखी गई कि ईरान का कोर मिसाइल प्रोग्राम इंटैक्ट है,
नेवल कैपेबिलिटीज ऑपरेशनल हैं, डिटरेंस खत्म नहीं हुई है और ईरान साइकोलॉजिकल प्रेशर हैंडल कर रहा है। यानी सिंपल लफ्जों में प्रेशर से ईरान टूट नहीं रहा है। इसीलिए अमेरिका के लिए डिसीजन और मुश्किल हो गया है। अगर वो अटैक करता है तो रिटेलिएशन सर्टेन है, अगर नहीं करता तो ईरान इसे स्ट्रेटेजिक जीत समझेगा। और बीच में गल्फ कंट्रीज फंसे हुए हैं जो कह रहे हैं कि अगर जंग हुई